आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके विस्तार को लेकर। वर्ष 2018 के बजट में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। इस योजना के दो घटक थे। पहला घटक हेल्थ वेलनेस सेंटर के निर्माण को लेकर और दूसरा घटक था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। इसके दूसरे घटक को 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल कराया जाता है, जिसके तहत इस योजना के जितने भी लाभार्थी हैं वे सभी आयुष्मान भारत में लिस्टेड हॉस्पिटल में जाकर कैशलेस इलाज का लाभ ले सकते हैं। इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना में समय समय पर विस्तार होता रहा है। शुरुआत में इसमें 10.74 करोड़ परिवार शामिल थे। बाद में इसका विस्तार 2022 में किया गया और 12 करोड़ परिवार तक इसको विस्तारित कर दिया गया। अगर हम लाभार्थियों की संख्या के आधार पर देखें तो वर्तमान में इसमें लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है। और आयुष्मान कार्ड के वितरण की बात करें तो लगभग 35 करोड़ आयुष्मान कार्ड आज की तारीख तक बन चुके हैं। अब इस योजना में एक नया विस्तार जुड़ा है और नए विस्तार के तहत 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। और एक तरह से ये सरकार की एक अनूठी पहल है। वह इस कारण से भी है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जितनी बुजुर्ग आबादी है उनमें से बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो इनकम टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पे करने के बावजूद न तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल होता है और न ही उन्हें कोई लोन अवेलेबल होता है। एक तरह से वो सरकार की अनेकों फैसिलिटी से वंचित रह जाते हैं। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां बुजुर्ग नागरिकों को आज भी हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल कराती है, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो प्राइवेट कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस बुजुर्ग नागरिकों को अवेलेबल कराती है उसका प्रीमियम कितना हाई होता है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो अगर घर में दो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति का प्रीमियम पड़ता है 45 से 50 हज़ार रुपये पर ईयर का। तो दो बुजुर्ग नागरिक की बात करें तो वो लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर का प्रीमियम होता है। तो एक तो ये बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का इन सब कारणों को देखते हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा के आधार पर तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 2011 की जनगणना में ये अनुमान लगाया गया था कि देश में 8.6% टोटल बुजुर्गों की आबादी निवास कर रही थी। 8.6%। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये बुजुर्गों की आबादी बढ़कर हो जाएगी 19.5%। अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो ये 2011 में 103 मिलियन के लगभग थी बुजुर्गों की आबादी, जो कि 2050 में बढ़कर हो जाएगी 319 मिलियन। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या क्यों बढ़ रही है, तो संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जिसके कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। और जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण क्या है, बुजुर्गों की आबादी अब दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। और बुजुर्ग की आबादी अगर बढ़ती जा रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ में कई सारी क्रोनिक डिसीजेस जुड़ी होती है। हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, इसके अलावा लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी क्रोनिक डिसीजेस बुजुर्गों व्यक्तियों के साथ में जुड़ी होती है। और इसी कारण से इनके लिए प्रॉपर स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरत होती है। और स्वास्थ्य देखभाल में आपको मालूम है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मनी। अगर हम बात करें बुजुर्गों की आबादी की तो बुजुर्ग की आबादी में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अपने या तो परिजनों पर आश्रित रहता है या बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। अब उस कंडीशन में
उनको प्रॉपर तरीके से जो हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती केवल मनी के कारण, और उस कमी को पूरा करने में ये आयुष्मान भारत योजना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर हम नए जो बुजुर्ग व्यक्ति इस योजना में शामिल होंगे तो वो कैसे जुड़ेंगे। देखिए, अगर इस योजना में के तहत पहले से ही अगर आपके परिवार में आयुष्मान भारत के कार्ड बने हुए हैं और अगर आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनको भी उस योजना में शामिल किया जाएगा और उनके लिए एक अलग से टॉपअप कवर अवेलेबल कराया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में 2 बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपका आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है, तो 2 बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अलग से टॉपअप जुड़ेगा और उसमें उन दोनों यानी कि कपल के लिए 5 लाख का अलग से टॉपअप दिया जाएगा इस योजना के तहत। और हाँ, एक और चीज़ है कि सरकार ने ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इस इनिशिएटिव के साथ-साथ कुछ चीज़ें भी जुड़ी हुई है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि चलने-फिरने में सक्षम नहीं है, तो सरकार से भी ये गुजारिश है और लोगों की कई नागरिक संगठनों ने ये सरकार से गुजारिश की है कि इसके लिए जो लाभार्थी जोड़े जाएंगे इस योजना के तहत। सबसे बड़ी अगर कोई सरकार कोई योजना लॉन्च करती है तो एक समस्या ये आती है कि सबसे पहली स्टेज में आता है कि लाभार्थियों को कैसे जोड़ें। तो लाभार्थियों के जोड़ने की प्रोसेस काफ़ी ईजीएस्ट होना चाहिए बुज़ुर्गों के केस में, क्योंकि कई सारे बुज़ुर्ग चलने फिरने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को भी वो उतने अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार को इस योजना के तहत अगर बुज़ुर्गों को जोड़ना है तो प्रक्रिया को बहुत आसान से आसान बनाना रहेगा और इसके लिए उन्हें कुछ वॉलंटियर अपॉइंट करना चाहिए सरकार को कि वो बुज़ुर्गों के घर में जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करा लें और प्रॉपर तरीके से इस योजना में उनको शामिल कर लें। नहीं तो क्या होगा कि योजना लॉन्च कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि देश में योजना सारी सारी अच्छी होती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिलता, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का ये निर्णय बुजुर्गों के लिए एक आशा लेकर आया है। तो इसलिए एक तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आसान होना चाहिए और दूसरी बात अगर हम करें तो इस योजना में एक और लूप होल है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन इस योजना में सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को ही शामिल किया गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर को शामिल नहीं किया गया है। इस लेक्चर में मैं आपको आगे समझाऊंगा कि हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर क्या होती है। प्राइमरी का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आप बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद में व्यक्ति सबसे पहले जाता है जनरल प्रैक्टिशनर के पास, है ना, कि नॉर्मल सर्दी जुकाम हो गया है या हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो वह जाता है अपने आसपास के डॉक्टर के पास। वहाँ पर वो उसको दवाई गोली दे देता है और अगर गोली से ठीक नहीं हो रहा है उसके ट्रीटमेंट से तो वो फिर क्या करता है, दूसरी स्टेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफ़र कर देता है और फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसका पूरा जांच करता है। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट आ गए, आपके डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हो गए, इस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुड़े होते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसकी पूरी जांच करते हैं सेकेंडरी स्तर पे और फिर उसको रेफ़र करते हैं कि इसमें टर्शरी में ये होता है कि पेशेंट का सर्जरी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ये सारी प्रोसेस होती है। या मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन आसान होना चाहिए, दूसरा इसमें प्राइमरी केयर को अभी शामिल नहीं किया गया है, केवल सेकेंडरी और टर्शरी को किया गया है। तो अगर प्राइमरी को भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुजुर्ग व्यक्तियों का मेन खर्चा जो हेल्थ का होता है वो होता है ओपीडी पर। ओपीडी पर ही मैक्सिमम उनका खर्चा हो जाता है और ज़्यादातर बुजुर्गों का जो संबंध होता है, पहला कांटेक्ट जो होता है वो जनरल प्रैक्टिशनर से होता है। तो अगर उस स्तर को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये बुजुर्गों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी तो मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया दिया है इस टॉपिक के बारे में, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को शामिल किया गया है जिसमें 70 वर्ष से
अधिक उम्र के बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है, 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग के शब्द को यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये बुजुर्ग किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हो सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शामिल किया जाएगा। इसके पहले अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना में केवल गरीब वंचित वर्ग के लोगों को ही शामिल किया गया था। अच्छा, पहले के आयुष्मान भारत में क्या था कि 2011 के जो सेंसस हुआ था उसके सोशल इकोनॉमिक डेटा को यूज़ करके उसके आधार पर लाभार्थियों को जोड़ा गया था, जिसमें अभी मैंने बताया आपको कि 55 करोड़ लोग इसमें शामिल है अभी फिलहाल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका ये बुजुर्गों की बात हो रही है, तो बुजुर्गों में किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बुजुर्गों को यहाँ पे शामिल करने की बात की गई है। इसका मतलब है कि वो सभी पेंशनर वो भी शामिल होंगे, चाहे बड़े बिजनेसमैन हैं 70 वर्ष से अधिक आयु के वो भी शामिल होंगे, गरीब वंचित बुजुर्ग वह भी इसी योजना में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आयुष्मान भारत योजना में जब बुजुर्गों को शामिल किया गया है तो इस योजना के तहत क्या क्या उन्हें लाभ मिलने जा रहे हैं, या हम यह कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना की इसमें मुख्य विशेषताएं क्या होगी, है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। इसके तहत सबसे पहले बात करें तो 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को के पास पहले से आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना हुआ है और उसके घर में कोई अन्य बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उस अन्य बुजुर्ग व्यक्ति के लिए क्या होगा, अलग से टॉपअप प्लान रहेगा। टॉपअप प्लान में यह होगा कि अगर मान लीजिए कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या होगा, 5 लाख का अलग से टॉपअप अवेलेबल कराया जाएगा, जिन्हें ये कपल क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और उनका 5 लाख का अलग से रहेगा। ठीक है, ये बुजुर्गों के लिए अलग से टॉपअप दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद में बात करें व्यापक पहुंच, दूसरा अगर हम बात करें इस विशेषता की, व्यापक पहुंच से मतलब है कि इसमें किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बुजुर्ग हो उन सभी को शामिल करने की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि अगर 70 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो कि बिजनेसमैन है या पेंशनर है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं हम, अच्छा एक और चीज़ है इसमें, यहाँ पर अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति पहले से किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ है तो उसके पास चयन करने का विकल्प होगा कि या तो वो अपनी पुरानी पॉलिसी को ही जारी रख सकता है, या अगर उनको अगर आयुष्मान भारत योजना में आना है तो वो इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि उनमें उनको दोनों पॉलिसी में से किसी एक पॉलिसी को ही रखना रहेगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसका योजना के प्रभाव की बात, तो योजना का प्रभाव में अगर हम देखें तो सरकार के डेटा के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और 4.5 करोड़ परिवार के 6 करोड़ बुजुर्गों को इस योजना से लाभ मिलने जा रहा है। क्लियर। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आर्थिक सुरक्षा और परिवार सहायता। आर्थिक सुरक्षा मैंने आपको बताया है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति को अब सम्मान से हेल्थ सर्विसेज मिलेगी, और अब उसके यानी कि हेल्थ सर्विसेज प्राप्त करने के लिए उनको पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये उनको आर्थिक सुरक्षा अवेलेबल कराने का सरकार का प्रयास है। ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं कि वर्तमान में आयुष्मान कार्ड कितने वितरित हुए हैं, जिसमें आगे इजाफा होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम आज के डेटा की बात करें तो अभी फिलहाल में बात करें तो 35 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित हो चुके हैं। ठीक है, और सरकार के डेटा के अनुसार इसमें लगभग 29,000 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। ठीक है, हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी भी उजागर हुई है, जिसके हम आगे बात करेंगे कि कई ऐसे हॉस्पिटल जो कि योग्य नहीं थे वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं, या कई बार ऐसा भी हो रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कई अस्पतालों को पेमेंट नहीं मिला सरकार की तरफ से, तो अब वो क्या करने लग गए हैं कि आयुष्मान भारत योजना के जो कार्डधारी है उनको इलाज से मना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन कमी वाले टॉपिक में आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको एक डेटा बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल में वर्तमान में ये एक सरकार की उपलब्धि है कि 35 करोड़ कार्ड बन चुके हैं, और उसमें 29,000 हॉस्पिटल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के रजिस्टर्ड है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर मैंने बात करा था कि बुजुर्गों को यहाँ पर योजना में शामिल तो कर लिया गया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक कमी रह गई है कि इस योजना में
अभी फ़िलहाल में सेकेंडरी और टर्शरी देखभाल को ही शामिल किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो हेल्थ सर्विसेज में 3 तरह की केयर आती है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे एक मरीज बीमार होता है तो बीमार होने के बाद में वो सबसे पहले अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है। वहाँ पर वो अपने नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार या फिर अन्य बीमारी का एक नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लेता है। ठीक है। अब अगर हम देखें बुजुर्गों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बुजुर्गों का पहला कांटेक्ट जो होता है वो होता है जनरल प्रैक्टिशनर से, है ना। इसमें सारी ओपीडी सेवा भी आ जाती है और एक डेटा के अनुसार ये माना गया है कि बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है ना, वो होता है ओपीडी में। ठीक है। तो ओपीडी को इसमें शामिल अभी फ़िलहाल में नहीं किया गया है। हालांकि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन करने के समय में सरकार इसमें डिसीजन लेके इसको प्राइमरी को भी शामिल कर ले। ठीक है। वही हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी का ये होता है कि सेकेंडरी केयर में, प्राइमरी केयर में अगर डॉक्टर से केस हैंडल नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफ़र कर देता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में, बुजुर्ग में हार्ट से रिलेटेड कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो वो उसे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देता है और कार्डियोलॉजिस्ट आता है किसमें, सेकेंडरी केयर में। सेकेंडरी केयर में आपको जितने भी मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी थोड़ी अच्छी से जांच हो जाती है। क्लियर। अब इनमें भी क्या होता है कि जो सेकेंडरी केयर के बाद में कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करना ज़रूरी होता है, जिनकी सर्जरी करना ज़रूरी होता है, तो ये सब चीज़ें आती है टर्शरी केयर में। तो टर्शरी केयर में क्या होता है, पेशेंट को एडमिट किया जाता है, सर्जरी, कीमो या कैंसर की सर्जरी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें टर्शरी केयर में आती है। हालांकि इसमें भी लोगों का खर्चा काफ़ी होता है, तो इसको तो खैर शामिल कर लिया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारी ये है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को इसमें प्राइमरी केयर को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का अगर हम पहला कांटेक्ट देखें तो वो ओपीडी में ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी हमने टर्शरी केयर को जाना। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना केवल भारत में ही है या विश्व में अनेक अलग अलग जगहों में भी है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में देखें तो भारत में जैसे आयुष्मान भारत योजना है, ठीक वैसे ही ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस है। इसमें अच्छा, ब्रिटेन की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके लिए सरकार टैक्स लेती है और टैक्स लेके सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है। वही हम बात करें अमेरिका में मेडिकेयर, जो कि 65 साल से ज़्यादा आयु के लोगों को हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। ये अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके समय में ये लॉन्च की गई थी और उसी से प्रेरित होके हमारी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना का अगर हम मॉडल देखें तो आयुष्मान भारत योजना का मॉडल जो है, यानी आदर्श जो है, वो अमेरिका का मेडिकेयर ही है। क्लियर। फिर बात करें तो कनाडा में भी ऐसी है। कनाडा हेल्थ एक्ट के तहत नागरिकों को, सभी नागरिकों को वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल कराया जाता है, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती है फ्री में। ऑस्ट्रेलिया में भी मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से अगर हम देखें तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी हमारे जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती है। क्लियर। अब आते हैं हम आयुष्मान भारत योजना की कुछ कमियों पर नज़र डालते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम आयुष्मान भारत योजना की अगर कमी पे देखें तो अभी हाल ही में हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया के ने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कई सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए की जगह पर चल रहे हैं और उनके पास अपना भवन भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे हेल्थ कवरेज की तो बात कर ली, हेल्थ सर्विसेज भी सरकार ने अवेलेबल करा दी, उनको आर्थिक सहायता की भी बात हो गई इसके तहत। लेकिन सवाल ये होता है कि उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी क्षेत्रों में तो मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको अपना भवन भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर संसाधन नहीं है और इसी संसाधन न होने के कारण वहाँ पे डॉक्टर भी काम नहीं करते हुए,
और आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को अवॉइड करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग, हालांकि अब आजकल सरकार बॉन्ड भराने लग गई है, तब से थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टरों का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो डॉक्टर ये कहना रहता है कि जो भवन अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे सुविधाएं होना चाहिए, मशीनरी अवेलेबल होना चाहिए, डायग्नोस्टिक चीज़ सामान, वो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं है। तो ये हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया का डेटा, ये पहली कमी है कि सरकार को सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके लिए प्रॉपर भवन बनाना चाहिए, उनको प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल करवाना चाहिए और वहाँ पर डॉक्टरों की पोस्टिंग करना, ये एक नेसेसरी काम है जो सरकार को इसके साथ में ही करना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो दूसरा आयुष्मान कार्ड का एक और पहलू आता है कि इसमें क्या है, कई सारे फर्जी लाभार्थी जुड़े हैं। अगर हम डेटा पर बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में 370 से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड्स पहचाने गए। अब देखिए क्या होता है, फर्जी आयुष्मान कार्ड्स के तहत कई सारे अस्पताल इलाज करते पाए गए, यानी कि फर्जी आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करता हुआ यानी अपने आप को प्रूव कर दिया। अब उसके तहत सरकार से उन्होंने फंडिंग भी ले ली, सरकार ने उस फर्जी मरीज को फंड भी फंड हॉस्पिटल को अवेलेबल करा दिया और इस तरह से एक तरह से सरकार के पैसे को चूना लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ है, भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि योजनाएं तो सभी अच्छी होती है, इम्प्लीमेंट करने की सरकार की नीयत भी होती है, लेकिन क्या है कि कई सारे योजनाओं में लूप होल होते हैं और उन लूप होल का फ़ायदा इस तरह के माफिया लोग उठा लेते हैं। और इस आयुष्मान कार्ड योजना में भी यही हुआ कि कई सारे अस्पतालों ने तो क्या करा कि अपने एजेंट हायर कर रखे हैं। एजेंट हायर करने से ये होता है कि वो आयुष्मान कार्ड धारकों को क्या करते हैं, अपने अस्पतालों में लेके आ जाते हैं। जिस मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है उसको भी वो क्या करते हैं, भर्ती करते हैं, 1-2 दिन रखते हैं और उसका बिल बना के सरकार को भेज देते हैं। तो एक तरह से ये सरकार पे बर्डन बनाने वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हो जाती है, यहाँ पर एक और देखते हैं कि इन धोखाधड़ी अगर हम फर्जीवाड़े में देखें तो यहाँ पर यह हुआ कि केक की रिपोर्ट देखें तो एक केक की रिपोर्ट आपको मालूम होगा, केक ने अपनी रिपोर्ट दी थी बिहार सरकार के लिए और बिहार में ये पाया गया था कि 7.5 लाभार्थियों का 7.5 लाख, यहाँ पर कोई कम डेटा नहीं है, 7.5 लाख लाभार्थियों एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड थे। यानी एक ही मरीज एक ही समय पर अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराता है और इलाज कराकर दोनों अस्पताल क्या करते हैं, सरकार से उसके इलाज का फंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सरकार को एक तो इसमें ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत करना ज़रूरी है, ट्रैक करना कि अस्पताल किस तरह से उनको आयुष्मान कार्ड धारकों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि हेल्थ सर्विसेज तो प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन वास्तव में उस मरीज को उस इलाज की ज़रूरत थी या नहीं थी, ये भी देखने की ज़रूरत है। पेशेंट का एडमिशन टाइम, कि पेशेंट को एडमिट किया गया है तो वास्तव में उसके लिए कितने दिन रिक्वायर्ड थे और अननेसेसरी कितने दिन बढ़ाए गए, ये भी देखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है सरकार को इन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों को ध्यान दे लेंगे तो ये वास्तव में ये योजना एक तरह से काफ़ी एक भगवान का वरदान हो जाएगी सभी बुजुर्गों के लिए और सभी नागरिकों के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर ये हमने इसकी कमियों के बारे में बता दिया। हाँ, ये बात अलग है कि हर योजना के साथ कुछ ना कुछ कमियाँ जुड़ी रहती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आयुष्मान भारत योजना हमारे जो हेल्थ को लेकर जो खर्चा होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले लोग जो होते हैं, जैसे ही उनके घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। कोविड में ये हुआ था कि जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं था तो वो एक तरह से उनका घर बार सब बिक गया था।
तो उस कंडीशन में रोकने में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी योगदान देती है। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बुज़ुर्गों को शामिल करना उससे भी बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन सरकार को ये सारी चीज़ों को भी ट्रैक करना चाहिए ताकि करप्शन को कम से कम रखा जाए। और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के तहत लिस्टेड हो जाना चाहिए। उससे सरकार को इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.